Good morning, student. Today I am going to discuss regarding Indian polity. The Indian polity is very important section for UPSC and BPSC prelims and mains examination. पिछले क्लास में जैसा कि मैंने बताया भी था आप लोग को कि भारतीय राज्य व्यवस्था से कितने प्रश्न को पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, किस एरिया में कितना फोकस करना है, किस एरिया में फोकस नहीं करना है, इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में बात की थी। उसी सिलसिले में आज जो मैं क्लास लेने जा रहा हूं आप लोग का, भारतीय राज्य व्यवस्था के सेक्शन को ही लेने जा रहा हूं और उसमें जो टॉपिक है वह है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना का आधार क्या है, प्रस्तावना के संबंध में क्या क्या बातें कही गई हैं, प्रस्तावना के संबंध में कौन कौन से केस आए हैं और प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, इन सब बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। क्योंकि देखा जाता है कि कभी कभी प्रश्न जो हैं इस एरिया से बीपीएससी और यूपीएससी में पूछे गए हैं और हमेशा इंटरवल पे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज सबसे पहले हम प्रस्तावना के बारे में बात कर लेते हैं कि यह प्रस्तावना जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव से ही आया है। प्रस्तावना अपने संविधान में, यह उद्देशिका प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 13 जनवरी 1946 को संविधान सभा के पटल पे पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव जो है संविधान सभा के पटल से पारित कर दिया गया और 26 नवंबर 1949 को यह उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तावना के रूप में हमारे संविधान में सम्मिलित कर लिए गए। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का अर्थ यह हुआ कि प्रस्तावना जो था संविधान सभा के समय यह संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन कुछ परिस्थितियां कुछ ऐसी आई जहां पे प्रस्तावना के संबंध में जो है कोर्ट में वाद स्टार्ट हुआ, माने विवाद स्टार्ट हुआ। उस विवाद के दरमियान AK गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास को हम लोग देख सकते हैं, जिसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना जो है कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट। कहने का मेरा मतलब क्या हुआ कि प्रस्तावना को या प्रस्तावना जो उद्देश्य है देश का, उसको कोर्ट के द्वारा हम लोग लागू नहीं कर सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब प्रस्तावना जो है तो कोर्ट के द्वारा लागू नहीं कर पाएंगे तो फिर जो हमारी बातें जो उद्देश्य हैं उस उद्देश्य को लागू करने में कहीं ना कहीं कुछ कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। खैर ये बातें जो हैं आपको AK गोपालन केस के संबंध में है, लेकिन केस को हम डिस्कस करने के पहले हम चाहते क्या हैं कि प्रस्तावना क्या है इसके बारे में हम लोग स्पष्ट रूप से बात कर लें। जहां तक सवाल है प्रस्तावना के संबंध में, तो प्रस्तावना को हम इस रूप में कह सकते हैं कि इट इज द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। माने कहने का मतलब क्या हुआ कि यह जो है संविधान का सार है। सार माने कहने का संक्षेप, ब्रीफ है। जिस प्रकार पुस्तक आप कोई पढ़ते हैं तो प्रीफेस देखते हैं, उसी प्रकार संविधान का जो प्रेम्बुल है इट इज लाइक ए प्रीफेस है। माने जो बातें संविधान में कही गई हैं उस बातों को संक्षेप रूप से हमने प्रस्तावना में रख दिया है। इसलिए अनेक सारे विद्वानों ने इस संबंध में अपना मंतव्य जाहिर किया है और उस मंतव्य के दरमियान उन्होंने बताने का कोशिश किया है कि प्रस्तावना क्या है। तो जैसा कि के मुंशी ने कहा कि यह एक राजनीतिक कुंडली है, उसी प्रकार NA पालकीवाला ने कहा कि यह एक आइडेंटिटी कार्ड है, उसी प्रकार और लोगों ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी है, संविधान का दर्पण है। इस प्रकार से हम देखते क्या हैं कि प्रस्तावना के संबंध में अनेक सारे विद्वानों ने अनेक तरह का मंतव्य जाहिर किया है, लेकिन फाइनली हम यह कह सकते हैं कि जो ठाकुर प्रसाद भार्गव के द्वारा यह कहा गया
ये प्रस्तावना जो है यह संविधान की आत्मा है और हृदय है। जैसा कि आप लोग पिछले इस बार बीपीएससी में आपने देखा होगा, प्रश्न आया भी है कमेंट करने के लिए कि प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है, इसका विवेचना करने के संबंध में यह बीपीएससी मेंस परीक्षा में पूछा गया है। तो लेकिन पीटी में यह प्रश्न कैसे आ सकता है, यह पूछा जा सकता है कि किसने कहा है कि संविधान जो प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। तो आपको यह बताना पड़ेगा कि ठाकुर प्रसाद भार्गव ने इस संदर्भ में कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। यहाँ पे बहुत ही माइथोलॉजिकल बात कि अगर यह बता दिया जाता है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तो आत्मा जो अगर हम लोग जो माने जो फिलॉसफी हम लोग का है, माइथोलॉजी है कि अगर शरीर से आत्मा निकल जाता है तो फिर वो नाश्वर शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना को अगर संविधान से निकाल दिया जाए तो संविधान का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अब जहां तक सवाल है कि प्रस्तावना में कौन कौन सी बातें को रखी गई है, क्योंकि हमने देखा, हमने पहले ही बताया आप लोगों को कि उद्देश्य का प्रस्ताव जो थे माने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थे, उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ही जो भाग है जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था, वो प्रस्तावना का रूप धारण किया। तो जैसा कि कहा गया कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens liberty of thought, expression, belief, faith and worship. उसके बाद कहा जाता है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू promote among them all, assuring the dignity of individual, unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly, do hereby on 26 November 1949 enact, adopt and give to ourselves this Constitution. ऐसी बात आपको कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन में बात कही गई, प्रस्तावना के संबंध में जो बात कही गई, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इंडिया इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया का मतलब क्या हुआ? तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया का मतलब हुआ कि हम भारत के लोगों ने भारत की प्रस्तावना को भारत के संविधान को बनाया है। यह जो है संविधान जो है ब्रिटिश सरकार के ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बना है, बल्कि भारत के लोगों ने ही इस प्रस्तावना को बनाया है। अब ये वी द पीपुल बनाया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत की जनता के द्वारा जो संविधान बना है वो संविधान कैसा है? तो वह संविधान जो है वह है, पहला है सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक, यार इधर डेमोक्रेटिक, इधर हमें नहीं करता ठीक से, रिपब्लिक है। तो अब सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो यह क्या है? तो हमने पहले बोला कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist and democratic republic। माने भारत जो है कैसा होगा? वह संप्रभु होगा। भारत कैसा होगा? वह समाजवादी होगा। वो भारत कैसा धर्मनिरपेक्ष होगा। भारत कैसा होगा? प्रजातांत्रिक लोकतंत्रात्मक होगा। यह बात जो है हम यहाँ पे इस प्रेम्बुल से यहाँ पे ब्रीफ में यहाँ पे हम डिस्कस कर देना चाहते हैं कि सॉवरेन है क्या। अब सॉवरेन की जहाँ तक बात है, तो सॉवरेन के अंतर्गत हम कहते हैं कि भारत जो है संप्रभु है। इसका हिंदी कहते हैं संप्रभु। माने कहने का मतलब हुआ कि हमें आंतरिक और बाह्य रूप से हम पर कोई भी शासन नहीं कर सकता है। हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। यह सॉवरेन का मतलब हुआ। सॉवरेन का मतलब है सुप्रीम पावर। तो सुप्रीम पावर, हम अपने आप में सुप्रीम पावर है। हमें ना कोई डिक्टेट कर सकता है, ना आंतरिक रूप से
ना बाहरी रूप से। इसी को हम लोग सॉवरेन कहते हैं, माने वी इन द सुप्रीम पावर। तब एक प्रश्न ये हो सकता है कि भारत में सॉवरेनिटी फिर कहाँ लाई करता है? तो अब यहाँ कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो यहाँ पे जो सॉवरेनिटी लाई करेगा भारत में, वह जनता में, पब्लिक में जो है यहाँ पर सॉवरेनिटी लाई करता है। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? जनरली क्या होता है, समान अर्थ में कहते हैं, समाजवाद का अर्थ है वर्गविहीन व्यवस्था से जहाँ समानता की सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन हमारा ना मार्क्स की तरह था, ना हमारा रूस की तरह समाजवाद है। हमारा समाजवाद जो है वह डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पर है, जिसका मतलब होता है कि जिसका मान्यता है कि समानता स्थापित करने के लिए स्वतंत्रता की बलि आवश्यक नहीं है। तो हमारा जो समाजवाद है वह डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। और साथ साथ हमने देखा है कि हमारा समाजवाद का जो आर्थिक रूप हम जो देखते हैं तो मिक्स्ड इकोनॉमी पर आधारित है। माने मिक्स्ड इकोनॉमी कहने का मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम क्या पाते हैं कि पब्लिक अंडरटेकिंग साथ साथ और प्राइवेट अंडरटेकिंग दोनों का विकास जो है साथ साथ, निजी और पब्लिक दोनों की व्यवस्था जो है हमारे यहाँ किया गया है। जबकि अन्य समाजवादी व्यवस्था में देखा जाता है कि राज्य माने किसी भी प्रॉपर्टी पर राज्य का नियंत्रण होता है, जहाँ पे भी समाजवादी व्यवस्था है। लेकिन हमारे यहाँ समाज व्यवस्था इससे डिफरेंट है। माने तो उसके बाद सेकुलर का मतलब क्या हुआ? सेकुलर का मतलब हुआ, इसको कहते हैं पंथ निरपेक्ष, हम लोग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पंथ निरपेक्ष। इसका अर्थ अगर समझते हैं तो यह कह सकते हैं कि राज्य, इसमें राज्य का जो है, राज्य का अपना कोई, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। नहीं, यह बात आपको सेकुलर का मतलब है। और इसको हम देख सकते हैं कि जब आर्टिकल 25 से 28 का अध्ययन करेंगे आप, आर्टिकल 25 से लेके 27 तक का अध्ययन करेंगे तो आप इसको पाएंगे कि राज्य का जो है अपना कोई धर्म नहीं होता है और हर धर्म को जो है यहाँ पर इक्वल महत्व दिया गया है। हर व्यक्ति को यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो किसी भी धर्म में अपना आस्था रख सकता है। लेकिन यहाँ जो पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है और ऑन द बेसिस ऑफ द माने धर्म जो है किसी प्रकार का भेदभाव यहाँ पे नहीं किया जाएगा। इसलिए सेकुलर। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब क्या है कि यहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट है वह इलेक्टेड होगा। माने राज्य का जो देश का मुखिया या राज्य का मुखिया कह सकते हैं, पॉलिटिकल भाषा में राज्य की मुखिया जो होगा वह इलेक्टेड होगा, न कि नॉमिनेटेड होगा, न कि हेरिडेटरी होगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहते हैं। अब ये देखिए उसका फर्दर लाइन क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर टू ऑल सिटीजन एंड टू सिक्योर all its citizen justice political social economical। तो मैंने कहने का मतलब है कि सभी व्यक्ति को, सभी नागरिक को जो है राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से सब लोग को न्याय जो है समान रूप से प्रदान किए जाएंगे। और फैक्ट यही है कि यह जो प्रस्तावना में जो बात आई है, यह बात जो है आपको रशियन रिवॉल्यूशन से प्रेरित है। रशियन रिवॉल्यूशन से प्रेरित है। मैंने अगर यह प्रश्न पूछ दिया जाए पीटी में आपसे कि जस्टिस पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल किस रिवॉल्यूशन से प्रेरित हुआ है, तो आप निश्चित रूप से कह दीजिएगा कि यह रशियन रिवॉल्यूशन से प्रेरित है पीटी के परीक्षा में। उसके बाद आप देखते हैं क्या है, उसका क्या है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ
faith, faith and worship, वर्शिप। मेरे यहाँ क्या है कि सभी व्यक्ति को जो है बोलने की स्वतंत्रता, सोचने की स्वतंत्रता, विश्वास और धर्म की उपासना करने का जो है कंप्लीट रूप से स्वतंत्रता प्राप्त है। यह प्रेम्बुल, और इसको आप लोग डिफरेंट भारतीय संविधान के डिफरेंट भागों में ऐसी व्यवस्था को हम लोग देख सकते हैं। तो यह भी कहाँ से है? यह जो है आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन से है। यह व्यवस्था जो है पहला जो है रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, दूसरा जो है यह व्यवस्था जो है आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन से है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से अपने संविधान में लिया गया है। तो इस प्रकार ऐसे हमने पहले बता दिया कि संविधान का क्या वर्डिंग है, लेकिन ये सब वर्डिंग जो है आपको जनरली इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है, इसलिए मैं इसको अधिक हाईलाइट कर रहा हूं आपको। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि फाइनली जो है यह एरिया से प्रश्न आते हैं, और इस एरिया के अंतर्गत जो है कभी पूछ देगा कि सॉवरेन पहले है, सेकुलर पहले है, कि कौन पहले है, कौन जंबल करके पूछ दिया जाता है। लेकिन आपको सिस्टमैटिक रूप से इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सॉरी क्योंकि यह देखा गया है कि यह इससे प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए हैं, तो आपको उस एंगल से आपको अपने को तैयार करना होगा। अब जहां तक बात है कि ये जब हम प्रेम्बुल के सारी वर्डिंग को ध्यान देते हैं तो इसे 3-4 बातें हमारे सामने स्पष्ट होती हैं। पहला बात जो स्पष्ट होता है कि प्रेम्बुल के माध्यम से माध्यम से हम इसके 4 तत्वों को पाते हैं। प्रेम्बुल के माध्यम से हम 4 तत्व भाग देता है जी, तत्व पाते हैं। पहला जो है सोर्स ऑफ ऑथोरिटी, सोर्स ऑफ ऑथोरिटी। दूसरा पाते हैं नेचर ऑफ स्टेट। तीसरा पाते हैं सोर्स ऑफ ऑथोरिटी, नेचर ऑफ स्टेट, उसके बाद सोर्स ऑफ ऑथोरिटी, नेचर ऑफ स्टेट, उसका डेट ऑफ एडॉप्शंस, हाँ ऑब्जेक्टिविटी, और चौथा जो है डेट ऑफ एडॉप्शन। ये 4 अगर हम पूरे प्रेम्बुल को जब हमने अध्ययन किया और देखा, जैसा कि मैंने पहले बोला भी, तो उसमें क्या देखते हैं कि ये 4 इंग्रेडिएंट, 4 तत्व जो है हमारे सामने उभर कर आते हैं। पहला क्या, सोर्स ऑफ ऑथोरिटी कौन है? तो सोर्स ऑफ ऑथोरिटी यहाँ पे है, जनता है। दूसरा नेचर ऑफ स्टेट क्या है? तो नेचर ऑफ स्टेट जो है सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, ये ऑब्जेक्टिव हुआ। डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है? 26 नवंबर 1949। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रेम्बुल में जब पूरा प्रेम्बुल का जब अध्ययन करते हैं तो इन सब हम बातों को प्रेम्बुल के माध्यम से देख सकते हैं। इस प्रकार आपने देख लिया कि प्रेम्बुल की क्या है, प्रेम्बुल जो है कौन कौन से क्रांति से प्रेरित है, और प्रेम्बुल के कौन कौन से तत्व हैं। अब जहां तक सवाल है, सॉरी जरा पानी पी ले। हाँ, अब जहां तक सवाल है कि प्रेम्बुल के संबंध में बहुत सारे वाद, बहुत सारे केसेस भी हमारे सामने आए हैं। जैसा कि जब संविधान का निर्माण किया गया था, इसके पहले मैंने पहले चर्चा की है, लेकिन अब मैं डिटेल्स में इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जब संविधान का निर्माण किया गया था तो उस समय
प्रेमबुल जो था संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन ए.के. गोपालन, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया है इसका, ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में सुप्रीम कोर्ट का यह रूलिंग आया कि प्रेमबुल कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। माने कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रेमबुल को जो है हम कोर्ट के द्वारा लागू नहीं करते, मैं न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा या कोर्ट के द्वारा हम इसको लागू नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रेमबुल को लागू, जबकि प्रेमबुल क्या है, यह मेरा सार है, मेरा एसेंस है, यह मेरा मिरर है, यह मेरा कुंजी है, यह मेरी आत्मा है। तो जब आत्मा को हम लागू नहीं, किसी कारणवश से संविधान को अगर व्याख्या करने में तकलीफ होने लगेगी, तो निश्चित रूप से हम प्रेमबुल के शब्दों को देखते हैं। अब प्रेमबुल के शब्द को ध्यान में रखकर फिर उसको हम उसको जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो यह जो डिसीजन आया, यह थोड़ा सा प्रेमबुल के लिए यह डिसीजन सही नहीं था। लेकिन बाद में इससे भी बड़ा डिसीजन आ गया। वो डिसीजन क्या था? बेरुबारी विवाद। बेरुबारी विवाद कब था? 1960 में बेरुबारी विवाद आया। उस विवाद में कह दिया गया कि प्रेमबुल जो है यह कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है। तब तो अब समय और परिस्थिति के अनुकूल बहुत सारे चेंजेज आते हैं, तो अब प्रेमबुल में बदलाव नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे नहीं, प्रेमबुल में बदलाव नहीं कर सकते हैं। और यह क्या था? यह मेरा ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था। और जो बातें संविधान में कही गई हैं उसको संक्षेप में हमने प्रेमबुल में बताने की कोशिश किया है। तो प्रेमबुल संशोधन करना में मुश्किल था, इसलिए ये बहुत ही माने विवाद का डिसीजन, विवादित डिसीजन में बस आया और प्रेमबुल को हमने भाग माना ही नहीं। लेकिन 1971 में केशवानंद भारती केस आया वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। उसमें जो डिसीजन आया उसने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रेमबुल जो है मेरा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। मैंने कहने का मतलब क्या हुआ? यह संविधान की संरचना है और यह संविधान का, प्रेमबुल जो है यह संविधान का भाग है, माने इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये बात जब डिसीजन आया तो इसके आधार पर फिर हमने क्या देखा कि 1976 में जब केशवानंद भारती केस के द्वारा प्रेमबुल को भाग माना गया, तो अपने संविधान, अपने ऑब्जेक्टिव को और क्लियर करने के लिए हमने दो बातें उसमें समावेश किया, तीन बातें हमने समावेश किया। पहला जो बात था वह सोशलिस्ट था, सोशलिस्ट पहली बातें थी। दूसरी बातें क्या थी? सेकुलर। तीसरी बातें क्या थी? वह इंटीग्रिटी जो थी, यह तीसरी बातें थी। तो अब संविधान में जब पहले हम बात कर चुके हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic। तो सॉवरेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो था यह संविधान में पहले थे, लेकिन बाद के माने 42nd अमेंडमेंट के बाद, जो हम कह सकते हैं 42nd अमेंडमेंट 1976, 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा हमने देखा क्या कि सोशलिस्ट और सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द को जोड़ दिया। और संविधान में जब संविधान में जोड़ने के बाद अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से हमने परिलक्षित कर दिया कि भारत जो है वह कैसा देश होगा। और अंततः जो है हमने इसको स्वीकार कर लिया कि भारत जो है वह आपको सॉवरेन तो है ही, सोशलिस्ट भी होगा, सेकुलर भी होगा, और इसकी एकता और अखंडता पर कोई आघात नहीं कर सकता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रेमबुल में जो बात कही गई, जो विवाद का विषय था, वो फाइनली जो है स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया कि नहीं, प्रेमबुल जो है संविधान का भाग है। पीटी और मेंस में इन्हीं सब एरिया से प्रश्नों को पूछा जाता है, इसलिए अगर आप लोग ने नोट कर लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो घर पे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद जो है जहाँ पे कठिनाई होगा आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन पीटी और मेंस जैसे पूछे जाते हैं वो सब मैंने बता दिया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, सी यू नेक्स्ट टाइम।